हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसमें आज का लेक्चर होगा हमारा कैपेसिटेंस के ऊपर। ठीक है, हम समझते हैं कि जो कैपेसिटेंस है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, कैपेसिटेंस जो वर्ड है ये कैपेसिटी से मिलके बना है। ठीक है, हम ऐसा बोल दें कि कोई बॉडी है वो कितना चार्ज अपने पास रख सकती है, वही उसकी कैपेसिटी होती है, और उसी को नाम दे दिया जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे अगर हम उस बॉडी की बात करें तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही चार्ज अपने पास रख सकता है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा हम चार्ज प्रोवाइड करें तो वो चार्ज लेगा नहीं, वो चार्ज वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप समझिए, एक बाल्टी 10 लीटर की है, अगर उसमें आप पानी भरना चाहें तो 10 लीटर पानी ही भरेगा। 10 लीटर से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए वो 10 लीटर से ज़्यादा पानी जैसे ही मतलब कि नहीं भरेगा, और जैसे ही आप भरने की कोशिश करेंगे वो पानी ओवरफ्लो होके नीचे चला जाएगा। ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट इसके ऊपर होता है। और हम इसमें ये समझते हैं कि देखो, जो कैपेसिटी है किसी बॉडी की कैपेसिटी, वो डिपेंड करती है उसकी पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है उसके ऊपर हम उतना ही ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, मतलब इस बॉडी का पोटेंशियल जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा चार्ज ये अपने पास रख सकता है। बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर इसी के ऊपर। अब इसमें अपन ये समझते हैं कि देखिए, जो बॉडी है उस बॉडी का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, बॉडी का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी बॉडी का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज भी उतना ही ज़्यादा आ सकता है। मतलब पोटेंशियल और चार्ज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है C। तो ये आ गया CV। ठीक है, मतलब Q इज इक्वल्स टू CV, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जो C होता है ये एक कांस्टेंट होता है, ध्यान से समझिएगा। C क्या होता है? कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसी को बोल देते हैं कैपेसिटेंस। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, यहाँ से हमें C अगर निकालना हुआ तो क्या Q/V लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो C इज इक्वल्स टू Q/V आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो कैपेसिटेंस है उसके प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी की बात करें तो किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटेंस होता है वो उसके चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस उसके चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो करता किसके ऊपर है? शेप और साइज़ पे। ठीक है, मतलब जो बॉडी का शेप और साइज़ होता है उसके ऊपर चली जाती है उसके कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी। फिर हम देखते हैं उसके सराउंडिंग मीडियम के ऊपर, मतलब जो किसी बॉडी का कैपेसिटेंस है वो उसके सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात ये आ गई। एक बात और इसमें होती है कि जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो हमने 3 पॉइंट देखा जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। एक तो पहला पॉइंट हमारा होता है इसमें कि उसके शेप और साइज़ कैसा है, दूसरा सराउंडिंग मीडियम कैसा है, तीसरा प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो देखिए, अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हम 2 तरीके से हमेशा देखते हैं, एक होती है SI यूनिट और दूसरा होता है CGS यूनिट। तो ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। अब यहाँ पे समझिए, SI यूनिट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ आइए, ये C है, Q/V। Q की यूनिट होती है कूलाम, और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। यानी ये बात है कि इसकी SI यूनिट क्या आ जाएगी? SI यूनिट कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। या इसी को बोलते हैं अपन फैरड, इसी का नाम क्या होता है? फैरड। बात ठीक है।
चलिए अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो यहाँ पे समझिएगा, सीजीएस में ये होता है स्टेट कूलाम पर स्टेट बोल्ट, ये होती है इसकी सीजीएस यूनिट। या इसकी जो एक और यूनिट होती है उसको हम बोल देते हैं स्टेट फैरड ये होता है। बात समझ में आ गई? तो यूनिट आपको समझ में आ रही कि किस तरीके से यूनिट लिखी जाएगी और यूनिट क्या होगी। चलिए इसके बाद और अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं कि जो एक फैरड होता है वो कितने स्टेट फैरड के बराबर होता है। तो देखिए 1 फैरड जो होता है वो 9 × 10⁻11 फैरड के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बातें आप कॉपी करिए। इसके बाद हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। देखिए डायमेंशन लिखने के भी अपने तौर तरीके होते हैं। C = Q/V ये लिखा गया है। Q = होता है I × T, क्योंकि डायरेक्टली चार्ज का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। चार्ज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? I और T में। जो 7 स्टैंडर्ड्स होते थे उनमें I और T था, Q नहीं था। उसी तरीके से V भी नहीं था, तो V = आता है V = W/Q ये आता है। V = W/Q ये आता है। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं? C = Q/ ये V और V को हम लिख देंगे W/Q। तो ये Q ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा Q²/W। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से देखिए W = होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है mL/T⁻² ये होती है। और जो D की डायमेंशन होती है वो L होती है, यानी इसकी डायमेंशन आ गई, इसकी डायमेंशन mL²T⁻², ये डायमेंशन हो गया वर्क डन का। अगर हम IT की बात करें, जो Q = I × T है, I की डायमेंशन होती है एम्पियर और T की डायमेंशन होती है T, मतलब टाइम की डायमेंशन T। तो इसे अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, अब इसको यहाँ पुट करते हैं तो देखिए जो C की डायमेंशन आ जाएगी Q के प्लेस पे अपन A⁻1 और T⁻1 का ये आ जाएगा होल² नीचे W है तो mL²T⁻² ये आ गया। अब देखिए इसे जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा A²T² ऊपर। अब ये देखो इसको ऊपर लेके चलते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं तो m की पावर पहले 1 था, ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। l की पावर 2 था, ऊपर जाएगा तो -2, तो l की पावर -2। t की पावर -2 था, ऊपर जाएगा तो t की पावर +2 आ जाएगा। तो देखो ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो +2, तो ये पूरा हो जाएगा +4, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस की डायमेंशन होती है वो होती है, अगर इसको लिखा जाए तो प्रॉपरली अपन इसको लिखते हैं m की पावर 1, l की पावर -2, l की पावर -2, फिर a की पावर t की पावर +4, a की पावर +2, ये हो गया इसकी प्रॉपर डायमेंशन, ठीक है। तो कॉपी करिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे में, मतलब कैपेसिटर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखिए कैपेसिटर आर ऑफ 3 टाइप्स। कैपेसिटर 3 तरीके के होते हैं। अब इसमें समझिएगा, फर्स्ट जो होता है ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर ये होता है। दूसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये होता है। जो तीसरा होता है हमारा वो होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में, पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो कैपेसिटर्स हैं और ये कैपेसिटर, यही हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। मतलब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से देखना होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर को, फिर समझते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटेंस और लॉस इन एनर्जी, मतलब कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अपन देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब इस स्फेयर का रेडियस जो है वो r दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो q है, इसका पोटेंशियल v है, इसकी कैपेसिटी c मान लेते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इस कैपेसिटर के बारे में दी गई होंगी और इसी में से कुछ चीज़ें दी गई होंगी और कुछ चीज़ें हमें पता करना होगा। जो पूछेगा हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर इसकी सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं इसके कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो देखिए यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू होता है CV, यानी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। ठीक है, अगर हम इसके पोटेंशियल की बात करें, V फॉर पोटेंशियल और Q फॉर चार्ज, अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो ये होता है K Q बाई इसका रेडियस कितना है R, तो ये होता है KQ बाई R, या अपन K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे R है तो R, ऊपर Q बचेगा, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपन V के प्लेस पे ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप यहाँ से नहीं, आप यहीं से देख लीजिए, ये Q है तो Q को Q रहने देते हैं। C, अब देखिए V के प्लेस पे रखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अपन ये रखेंगे। ठीक है, Q से देखिए Q कैंसल आउट हो गया, तो C बराबर आ गया, ये यहाँ चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं जो कैपेसिटी है किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कभी भी आपसे पूछ देता है कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी बताइए, अगर रेडियस ये दिया है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, केवल और केवल कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी होती है इसके रेडियस पे। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, मतलब जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि C इज इक्वल्स टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और दूसरी बात आपको इसी में एक बात और ध्यान रखनी होगी आपको कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो इसे फट से कॉपी आप करें। हम नेक्स्ट टॉपिक को इसमें देखते हैं। चलिए, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इस स्फेरिकल कैपेसिटर को अर्थ कर देते हैं, अगर हम अर्थ कर दें तो फिर इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जैसे ही हम किसी भी बॉडी को अर्थ करते हैं तो इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जो आपको PDF मिलेगी उस PDF में ये सारी चीज़ें गिवन होंगी, तो ध्यान से आप समझ लेना कि जैसे इसको अपन अर्थ करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आफ्टर अर्थिंग। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, चलो अब C की बात करते हैं। C इज इक्वल्स टू होता है Q/V। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अर्थ करने के बाद इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे Q तो ठीक है, V के प्लेस पे अपन पुट कर देंगे 0, समथिंग अपॉन 0 आपको पता है ना, इनफाइनाइट होता है, तो C कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब ये है कि अगर इस बॉडी को अर्थ कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब
इसको आप चाहे जितना चार्ज प्रोवाइड करें, इसका पेट कभी भरेगा नहीं। ये उस तरीके से है जिस तरीके से अगर कोई बाल्टी 10 लीटर की है, अगर उसमें आप नीचे छेद कर दें या कहीं पे भी छेद कर दें और उसमें पानी भरते जाएं, तो पानी आप कितना भी भरेंगे उस बाल्टी का कभी पेट भरने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से इसमें भी है कि जब अपन इसको अर्थ कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो ये होगा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, हमसे पूछ रहा है कि जो अर्थ की कैपेसिटी होती है वो कितनी है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ के रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा। अगर हम इसके कैपेसिटेंस की बात करें तो C इज इक्वल्स टू आएगा क्या, ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन हमसे बोल रहा है कि 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको यहाँ रख दीजिए और इसको यहाँ लेके आइए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ से आप रखेंगे C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं 1/9 इंटू 10⁹। ठीक है, इनटू अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक तरीके से और कि 1 2 3 डिजिट पे आप पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 10⁶ मीटर। थोड़ा सा आप इसको संभाल लेना, ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेटिव मैथ नहीं, सिंपल मैथ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁶, तो 6.4 इंटू 10⁶, ये आ गया। अब देखिए C इज इक्वल्स टू 6.4/9 इंटू 10⁶ माइनस, ये प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस 9 ये आ जाएगा। तो देखो हम इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.711 इंटू, ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम इसको हटाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 711 इंटू 10⁻⁻3, मतलब केवल इतने के प्लेस पे हम इतना लिख सकते हैं, आगे इंटू 10⁻⁻3 फिर से है, तो इसे हम लिख देंगे 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरड के बराबर। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने ये देखने को मिला कि जो अर्थ की कैपेसिटी है C वो आ गई है 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरड के बराबर। इसे देखिए हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड, ये होता है। ठीक है, तो 10⁻⁻6 के प्लेस पे हम 1 माइक्रो फैरड भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 711 इंटू 10 इंटू 1 माइक्रो फैरड, या इसी को लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो अर्थ की कैपेसिटी होती है वो 711 माइक्रो फैरड होती है। बात समझ में आ गई? फट से इसको कॉपी करिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेल्फ एनर्जी के बारे में। ठीक है, हमारी हेडिंग है सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी अपन समझते हैं कि सेल्फ एनर्जी क्या है। देखिए ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसको चार्ज करने में एक्सटर्नल एजेंट को द्वारा जो वर्क करना पड़ता है वही सेल्फ एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस स्फेरिकल बॉडी को चार्ज करने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जितना वर्क करना पड़ता है वही इसकी सेल्फ एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए इस बॉडी का रेडियस r है, इसे हमें चार्ज करना है।
तो हम चार्ज किस तरीके से करेंगे, हम बहुत थोड़ा थोड़ा चार्ज इसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। dq के फॉर्म में इसे चार्ज प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। तो जब हम इसको dq चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, dw के बराबर, ठीक है। ये वर्क करना हमें पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसके पास शुरुआत में चार्ज ज़ीरो है, शुरुआत में चार्ज कितना है, ज़ीरो। लेकिन हम धीरे धीरे चार्ज करते करते इसका चार्ज पूरा कर देते हैं और चार्ज कितना दे देते हैं इसको, Q के बराबर। तो हमने शुरू किया था एक छोटे से चार्ज से और कहाँ तक पहुँचा दिया, Q तक पहुँचा दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि 0 से Q करने में, इसको चार्ज प्रोवाइड करने में कितना वर्क करना पड़ता है, और जितना वर्क करना पड़ेगा वही उसकी एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने देखा था यहाँ पे कि जो V होता है वो W/Q होता है, V = W/Q होता है। लेकिन अगर हम छोटे से फॉर्मेट की बात करें तो इसे हम dW/dQ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे तो dW = V/dQ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब हम वर्क करना चाहते हैं या कंप्लीट वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट की बात है तो देखिए dQ वेरिएबल क्या है, Q है, तो हमें Q के फॉर्मेट में ही लिमिट को पुट करना होगा। लेकिन इसके पहले हम लिख लेते हैं कि V = होता है KQ/R, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक चार्ज, जब Q चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाता है इस बॉडी को, तो पोटेंशियल होता है KQ/R के बराबर, ठीक है। इसे उठा के यहाँ पटक दीजिए तो देखिए ये आएगा dW = KQ/R, ये आएगा dQ। अब लिमिट की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में चार्ज कितना था, 0 था। जब शुरू में चार्ज 0 था तो वर्क भी 0 ही करना पड़ा था, ठीक है। अब देखिए जब शुरुआत में चार्ज 0 तो वर्क कितना था, 0। लेकिन जब चार्ज हम पूरा का पूरा Q प्रोवाइड कर देते हैं तो वर्क कितना करना पड़ता है, W। तो वर्क कितना करना पड़ता है, W। तो इस तरीके से देखिए लिमिट पे भी आपको कंसंट्रेट करना होता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, ठीक है। हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, हम वही लगा सकते हैं जिसकी यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है। अब चलिए इसी को सॉल्व करते हैं अपन। तो आएगी इसकी वैल्यू क्या, dW का इंटीग्रेशन W होगा और ये आ जाएगा 0 से W = देखिए यहाँ पे K और R कांस्टेंट है तो K/R बाहर आ गया, अंदर बचा है Q dQ और ये 0 से लेके Q ये हो गया। अब देखिए इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये K/R तो आएगा, लेकिन Q का जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब Q dQ का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है Q² 2, ये होता है Q² 2, ठीक है। तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा Q² 2, लिमिट है 0 से Q तक, ठीक है। चलिए इधर का पोर्शन अपन हटाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आएगा W-0, ठीक है। तो W-0 का मतलब W और W की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए आया क्या है, W = K/R। अब हम लिमिट रख देते हैं तो देखो K/R 2 कांस्टेंट है, इसे हम कर लेते हैं बाहर, ठीक है। 2 कांस्टेंट है उसको हम कहाँ कर लेते हैं, बाहर। अब देखिए यहाँ पे Q है तो Q के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, Q, तो ये आएगा Q², ठीक है। अब देखिए इसके बाद माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट के प्लेस पे 0, तो 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो यहाँ से देखिए W की जो वैल्यू आई है वो आई क्या है, K। अब यहाँ पे देखिए Q², तो KQ²/2R ये आया है वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन कितना आया है, KQ²/2R के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए KQ/2R तो आया है, लेकिन K की जो वैल्यू है उसे हम 1/4πε0 रख सकते हैं, ठीक है। और रख क्या सकते हैं, अपन रखेंगे भी, अपन यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए K की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं
ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए W इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे, देखिए क्यू स्क्वायर ऊपर बचेगा, ऊपर नीचे आएगा, K के प्लेस पे K के प्लेस पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे W इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन, हम इसे लिख सकते हैं, देखो 2 को हम कर लेते हैं बाहर, अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 2 को हमने कर दिया बाहर। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम मिटाएं किधर, चलो ऊपर ही मिटा देते हैं और इसको लेके आते हैं अपन ऊपर। अब यहाँ पे देखिए W इज इक्वल्स टू आया क्या है, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ऊपर आ गया बाई 2। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी के बराबर है, तो अपन सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर, या इसी को हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2r, क्योंकि c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो c के प्लेस पे हम r भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब हमें देखना है कि इसके पास एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी, मतलब अगर इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा तो फिर इसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी ये हमें देखना है। तो जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होती है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और ये सीख भी गए। तो डेल U इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है, या क्यू स्क्वायर बाई 2r भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेल U का मतलब होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। देखिए शुरुआत में इसके पास एनर्जी कितनी थी, 0, शुरुआत में एनर्जी कितनी थी 0, तो U इनिशियल 0, तो U फाइनल की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर, या U फाइनल को अपन लिख सकते हैं U, और U बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। बात समझ में आ रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी आई है वो क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर हुई है। ठीक है, मतलब इसके पास इतनी एनर्जी प्रेजेंट होगी अगर हम इसको 0 से इतना तक चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं, अच्छे से इसे कॉपी कर लीजिए और अच्छे से इसे देख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा अपन जो अभी फॉर्मूला देखे हैं, यहाँ पे जो हमारा आया था U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, या इसी को हमने लिखा था क्यू स्क्वायर बाई 2r, इसी को थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड करेंगे इसकी हेल्प से। तो देखिए Q इज इक्वल्स टू हमें पता है CV होता है, Q इक्वल्स टू CV होता है। अब यहाँ पे क्या करिए कि Q के प्लेस पे आप CV पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे Q, तो देखो Q के प्लेस पे CV, तो CV का होल स्क्वायर बाई 2c ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आएगा C का स्क्वायर, V का स्क्वायर बाई 2c, C से C एक कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा हाफ CV का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो एनर्जी आ जाएगी U इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हाफ CV का स्क्वायर। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल्स टू, एक तो क्यू स्क्वायर बाई 2c है, फिर इसी को हम लिख सकते हैं हाफ CV का स्क्वायर, एक और मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसी एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं, तो यहीं पे अब हम क्या करते हैं कि C के प्लेस पे हम यहाँ से C के प्लेस पे Q अपॉन V पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है, तो हम ऊपर ही पुट करें। अब यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c के प्लेस पे हम Q अपॉन V पुट करेंगे, तो Q अपॉन V, देखो V ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसल आउट, तो U इज इक्वल्स टू क्यू V बाई 2 बचेगा, या इसे लिख सकते हैं हाफ Q इंटू V। ठीक है,
तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ये भी एक फार्मूला है, या एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का ये भी फार्मूला है, और ये फार्मूला क्या है, हाफ Q इंटू वी के बराबर। तो देखिए इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर किसी कैपेसिटेंस की या कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में बात करता है, तो अगर चार्ज दिया हो तो चार्ज और कैपेसिटेंस पता हो तो इस तरीके से, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पता हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसे फट से कॉपी करिए। इसके बाद हम देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है? तो कॉपी करिए। चलिए अपन अब बात कर लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। तो हमारी हेडिंग होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये हमारी हेडिंग है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में आप ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है? जैसे होता क्या है कि ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है और ये दूसरा है, ठीक है? हम इसका रेडियस ले लेते हैं R1 और इसका रेडियस ले लेते हैं R2, ठीक है? और इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, हम ऐसा मान ले रहे हैं Q1 है। जो इसका पोटेंशियल है वो V1 है, कैपेसिटेंस C1 है। यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है, पोटेंशियल V2 है, कैपेसिटेंस C2 है। ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है? इसके बाद एक दुर्घटना घटती है, और दुर्घटना में ये होता है कि हम इसको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देते हैं। मतलब इन दोनों स्फेयर को हम किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद होने वाला क्या है, ठीक है? रेडियस तो जो है वो वही रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि गोला छोटा या बड़ा हो जाएगा। गोला छोटा बड़ा तो होगा नहीं, जो है वो का वही रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर इसका C1 और तो इसका C2 जो है वो का वही रहेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात ये है कि इसका चार्ज अलग हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम बात कर लें इनके पोटेंशियल की, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है? और जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो भी चार्ज एक से दूसरे के ऊपर नहीं जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जब हम इन दोनों स्फेयर को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ते हैं, तो जो हायर पोटेंशियल से, मतलब जो हायर और लोअर होता है, उसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और ये तब तक चार्ज मूव करते रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो वायर्स को हमने जोड़ा, और जब वायर को हमने जोड़ा तो पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम। पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम। अब हम बात करते हैं चार्ज के। तो देखो चार्ज तो अलग अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल चेंज हुआ तो इनका चार्ज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। एक Q1 डैश तो दूसरा Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखिए हमें इसमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कॉमन पोटेंशियल, ये हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है कि जो इनके ऊपर चार्ज, नया चार्ज आया है, वो नया चार्ज क्या है, मतलब न्यू चार्जेस, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है? अच्छा, चलिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, बट एक इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए अब पॉइंट्स को आपको क्या ध्यान रखना है कि बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखो होता क्या है कि जो इनके चार्जेस का सम है, मतलब जो Q1 प्लस Q2 है, वो बराबर होता है इन दोनों के चार्जेस के सम के। मतलब Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होता है, मतलब इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों स्फेयर के चार्जेस का सम आपस में बराबर होता है, ठीक है? चलो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में, ठीक है? कॉमन पोटेंशियल क्या होगा?
तो हम इसमें अब क्या करते हैं कि थोड़ा मिटाते हैं यार, जगह कम दिख रही है ना, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखो आप, अगर इसके पोटेंशियल की बात करें या इसके चार्ज की बात करें तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V1। Q1 इज इक्वल्स टू C1V1, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू CV होता है, बिल्कुल होता है। अगर यहाँ से हम बात कर लें Q2 की तो Q2 हो जाएगा C2V2 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कॉमन पोटेंशियल, तो B है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में। अब कॉमन पोटेंशियल में समझिए होगा क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल्स टू Q बाई C होता है, V इक्वल्स टू Q बाई C होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस ये होता है, ठीक है। अब देखिए टोटल चार्ज की बात करें तो इनका टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर अपॉन, अगर हम टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो C1 प्लस C2, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका C2 है, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश के प्लेस पे क्या अपन Q1 प्लस Q2 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, बात समझ आई, और यही आ गया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसको क्या दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो देखो अपन इसके प्लेस पे और भी क्या लिख सकते हैं उसे देख लेते हैं। तो ये है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 के प्लेस पे अपन R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं चलिए यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, Q1 और Q2 के प्लेस पे अपन कुछ वैल्यूज़ अलग से रख सकते हैं। अब देखिए क्या रख सकते हैं अपन, यहाँ से Q1 इज इक्वल्स टू C1V1 था, तो यहाँ पुट करते हैं, तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू आ जाएगी Q1 के प्लेस पे अपन रख दे C1V1 प्लस Q2 के प्लेस पे C2V2 अपॉन नीचे है C1 प्लस C2, ठीक है। जब कैपेसिटेंस दे रखी होगी तब तो अपन ये रखेंगे, लेकिन अगर कैपेसिटेंस के प्लेस पे रेडियस दे रखी होगी तो फिर क्या रखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो रखेंगे V इज इक्वल्स टू R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2, ये अपन पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि V इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, या यहीं से रख सकते हैं R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2 अपन ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल, और इसे आप अच्छे तरीके से कॉपी कर लें, ठीक है। करेंगे फाइनल चार्ज के बारे में कि फाइनल चार्ज कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर दिए, लेकिन इसको फिर से हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे इसको भी बना दें, यहाँ पे पोटेंशियल है C2, यहाँ का पोटेंशियल है कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V, और चार्ज यहाँ पे है Q1 डैश, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनल चार्ज के बारे में कि दोनों के ऊपर फाइनल चार्ज कितना होगा। तो देखिए C यहाँ पे हम बोलेंगे Q1 डैश इज इक्वल्स टू क्या C1V आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम Q1 डैश की बात करें तो C1V आएगा, हाँ आएगा, इज इक्वल्स टू C1 के प्लेस पे C1। अब कॉमन पोटेंशियल V के प्लेस पे क्या अपन पुट करेंगे, V के प्लेस पे C1V1 प्लस C2V2, तो हम रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके प्लेस पे अपन रेडियस के फॉर्म में भी अगर वैल्यू रेडियस के फॉर्म में दे रखी है तो अपन लिखेंगे C1 के प्लेस पे R1 और अंदर C1 के प्लेस पे R1V1
प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम Q2 डैश की बात करें तो C2V होगा, बिल्कुल Q2 डैश इज इक्वल्स टू C2 इंटू वी, C2 के प्लेस पे C2, V के प्लेस पे अपन रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन आ जाएगा C1 प्लस C2। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर इसको रेडियस के फॉर्म में अपन रखना चाहें तो अपन रखेंगे यहाँ पे R2, C2 के प्लेस पे R2, अब यहाँ पे आ जाएगा R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2, ये रख देंगे और ये आ जाएगा हमारा फाइनल चार्ज। ठीक है, तो जब भी फाइनल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और एक बात है आपके, इसे आप डायरेक्टली रट्टा मार लें। ठीक है, जब भी कॉमन पोटेंशियल आए तो इस तरीके से, जब भी कॉमन पोटेंशियल आए तो अपन ये डायरेक्ट रट्टा मार लेंगे। लेकिन अगर हमें चार्ज की बात करें, फाइनल चार्ज की बात करें तो इस तरीके से करेंगे और इसे हम लिख देंगे रट्टा मार। ठीक, चलिए कॉपी करिए इसको। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक इसमें है उसकी अपन बात कर ले रहे हैं, मतलब हम अब देखना चाहते हैं चार्ज का रेशियो क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लें। तो हम बात करने वाले हैं रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस। अब यहाँ पे समझिएगा, फाइनल चार्ज का रेशियो यानी कि हम बोलने वाले हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे आएगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू आएगा R1 अपॉन R2। आप इसे भी डायरेक्टली याद कर लें। ठीक है, इसे आप डायरेक्टली याद कर लें कि ये रेशियो होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अपन एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। और एक फ़ोटो है, फ़ोटो आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने तो उसमें कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका यही होगा और इसे आप ध्यान रखें। देखो, अगर हम ऐसे बोल दें कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और ये दो हैं, ठीक है, अब इसमें हम बोल दें कि इसका जो पोटेंशियल कैपेसिटेंस है वो C1 है। ठीक है, यहाँ का जो अपन इसमें बोल दें जो रेडियस है वो R1 है, इस तरीके से, और रेडियस के फॉर्म में नहीं, इसको कैपेसिटेंस के फॉर्म में आएगा। तो अपन इसमें ये बोल दें कि इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है। ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका जो पोटेंशियल है वो V2 है और कैपेसिटेंस है C2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें इसमें कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, अगर इस तरीके का सिस्टम गिवन है तो कॉमन पोटेंशियल किस तरीके से निकलेगा, तो हम निकालने जा रहे हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि V इज इक्वल्स टू अपन लिखेंगे यहाँ पे C1V1 प्लस, अब देखो ये आ जाएगा C2V2 अपॉन रख देंगे C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल अगर प्लेट्स इस तरीके से रखे गए हैं तो। इसे कृपया हल्के में ना लें, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, एक और इसमें है, उसे भी देख लेते हैं। फिर से वही दो प्लेट्स हैं इस तरीके से, लेकिन हाँ इसमें ये है कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V2, कैपेसिटेंस C2। अब हमसे बात कर रहा है कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल देखिए इसमें आएगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखें अच्छे तरीके से, न्यूमेरिकल आएगा और आपसे फट से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आप कॉपी करिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस इन एनर्जी। मतलब ये है कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का केस अपन देख रहे थे तो उसमें एक तो पहले दो स्फीयर थे, लेकिन दोनों स्फीयर को हमने दूसरे केस में क्या किया था, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया था। ठीक है, तो जब जोड़ते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी में कितना चेंज होगा या कितनी एनर्जी लॉस होगी। ठीक, उसके बारे में
तो देखिए जो जोड़ने के बाद एनर्जी में लॉस आता है वो साउंड और स्पार्किंग के रूप में लॉस होता है। मतलब जो एनर्जी का लॉस होता है वो स्पार्किंग और साउंड के रूप में खर्च हो जाती है, ठीक है, और वही एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अपन बात करने जा रहे हैं अब लॉस इन एनर्जी के बारे में। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, पहले क्या था, पहले ये दो स्फीयर थे इस तरीके से, ये R2 था, ये R1 था इसमें, ठीक है, और यहाँ C2, Q2 और ये V2 था, यहाँ पे था C1, V1 और यहाँ पे चार्ज था Q1। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमसे शुरुआती एनर्जी की बात करें U इनिशियल, तो हम लिखेंगे U1 प्लस U2, तो हम लिखेंगे U1 प्लस U2, ये लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, Q1 का स्क्वायर बाई 2C1। हाँ बिल्कुल, अभी था हमने देखा था कि अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो इसकी जो एनर्जी अगर इसको U1 मान लें तो इसके ऊपर जो चार्ज है Q, तो Q स्क्वायर बाई 2, इसका कैपेसिटेंस C1, तो ये आ जाएगा। अगर इसके एनर्जी की बात करें और U2 मान लें तो ये आ जाएगा हाफ, या इसको बोल दे Q स्क्वायर या Q2 स्क्वायर बाई 2C2, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए U1 के प्लेस पे ये पुट करेंगे प्लस U2 के प्लेस पे हम पुट करेंगे Q2 का स्क्वायर बाई 2C2, ठीक है। ये शुरुआती एनर्जी थी। लेकिन अगर हम बाद की एनर्जी की बात करें तो आप बाद की एनर्जी क्या होगी उसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो अपन ऐसा समझ लेते हैं कि पोटेंशियल के फॉर्म में इसे लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे U फाइनल इज इक्वल्स टू, देखो ये आता है हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV का स्क्वायर होता है। तो दोनों को जब हमने जोड़ा था तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया था, और इनकी जो पोटेंशियल थी वो कॉमन पोटेंशियल यानी V हो गया था। तो यानी कि हम दूसरे तरीके से भी चाहें इसको लिखना तो हम लिख सकते हैं U1 डैश प्लस U2 डैश, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके U1 की बात करें तो हम लिखेंगे हाफ C1 V का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का कैपेसिटेंस C1 है लेकिन पोटेंशियल V है, ये लिखेंगे, प्लस U2 के प्लेस पे हम लिखेंगे तो हाफ C2, इसका पोटेंशियल V है तो V का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 और V स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है लॉस इन एनर्जी के बारे में, तो हम बोलेंगे एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। अगर एनर्जी लॉस की बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे डेल U या फिर लिखेंगे एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल होगा, ठीक है। जब एनर्जी में लॉस होगी यानी कि शुरुआती एनर्जी ज़्यादा और बाद की एनर्जी कम, ऐसा ही होता है। तो U इनिशियल के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे, अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, अगर इसे हम चाहें चेंज करना तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में, तो यहाँ पे एनर्जी U1 लिख सकते थे हाफ C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ की एनर्जी U2 आ जाती हाफ C2 V2 का स्क्वायर। कोई नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब U1 के प्लेस पे अपन पुट करते हैं तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, अब लिखेंगे यहाँ पे हाफ C1 प्लस C2 और इंटू V का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन V के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं और V कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल के प्लेस पे पुट करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इंटू मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एनर्जी में कितना लॉस हुआ है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।